हेलो बच्चों। हेलो बेटा। बच्चों अभी हम इस पूरी सीरीज के अंदर 2025 से लेकर 2013 तक के मेंस और नीट के पेपर सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन के। शुरुआत करेंगे आज 2025 के पेपर से। मैंने निकाल के केमिस्ट्री का सेक्शन रख लिया है, तो फटाफट आ दो मेरे साथ और 2025 का पेपर सॉल्व करते हैं और फिगर आउट करते हैं कैसे क्वेश्चंस करने थे। आ जाओ शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री सेक्शन का पहला क्वेश्चन है जी, इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई इज। हमें इंक्रीजिंग का गलत ऑर्डर निकालना है क्या है। तो भैया पहला पार्ट जो हमें दे रहा है वो है जी MgAl कार्बन ऑक्सीजन 12 13 6 और 8 है ना। देखो ऑब्वियस है ये दोनों बड़े होंगे, ये दोनों छोटे होंगे और इससे छोटा होगा अलोंग द पीरियड कम होता है साइज। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट सर। Al बोरॉन नाइट्रोजन फ्लोरीन सर कितना 13 5 7 और 9। देखो बड़ा सिंपल काम है, एल्यूमिनियम पक्का बड़ा होगा सर। और अगर तुम्हें याद हो अलोंग द पीरियड मूव करते करते साइज डिक्रीज होता है, तो बिल्कुल सही ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बिल्कुल सही है। सी पार्ट सर अपने पास है बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। भैया देखो ये है 4 और ये है 12, ये तो गलत बात हो गई ना। बेरिलियम कैसे बड़ा हो जाएगा इससे, ये तो गलत है ना। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ सर, इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ थर्ड, है ना। तो हम लोग आंसर क्या करने वाले हैं सर, दिस वन, थर्ड इज द आंसर फॉर दिस। फिर है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। देखें जरा जरा क्या स्टेटमेंट्स हैं। कहता है इन ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 टाइट्रेशन, मतलब KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड वाली टाइट्रेशन है, ठीक है। कहता है नीड्स टू बी हीटेड एट 60 डिग्री सेल्सियस, इसको गर्म करना पड़ेगा 60 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। चलिए एक सेकंड देना। अच्छा वो कह रहा है बट नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फेरस अमोनियम सल्फेट वर्सेस KMnO4 टाइट्रेशन। पहले तो इस पे जरा सहमति आ जाए। KMnO4 की टाइट्रेशन अगर आप सब ऑक्सैलिक एसिड से करेंगे तो उसको हीट रिक्वायर्ड होती है, और वो जो मोहर सॉल्ट वाला है जिसको हम फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं, इस केस में जरूरत हीटिंग की नहीं पड़ती। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल एक पर्सपेक्टिव बता दूं अपना। बच्चा लोग ये बात याद रखना कि जब हम फेरस अमोनियम सल्फेट वाला क्वेश्चन करते हैं, अगर किसी बच्चे ने इसको हीट कर दिया तो फेरस अमोनियम सल्फेट क्या करता है, वो बंदा पहले अपने Fe+2 को खुद ही ऑक्सीडाइज करके Fe+3 करता है बाय एयर। और अगर ये पहले ही +3 बन गया तो हमारी फर्दर टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि फेरस अमोनियम सल्फेट में अगर किसी ने हीट कर दिया तो वो Fe+2 से खुद ही Fe+3 में चेंज हो जाएगा यूजिंग द ऑक्सीजनल मतलब एयर से। और ऐसे केस में जब वो पहले ही +3 बन गया तो हमारी टाइट्रेशन बहुत दिक्कत में आ जाएगी। इसलिए ये बात याद रखनी है सर कि ये पूरी ट्रू स्टेटमेंट है कि वो कह रहे हैं एक में हीट करना है, टाइट्रेशन शुड बी नीड हीटेड इन केस ऑफ द KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, और फेरस सल्फेट और KMnO4 वाले केस में हीट नहीं करना पड़ता। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है सर। अब आते हैं नीचे। नीचे कह रहे जी इन ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ MnSO4 takes place at high temperature which then act as a catalyst for the further reaction in case of FAS versus KMnO4। देखो दो बातें क्लियर कर रहा है कि जब तुम ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 जाते हो, यह बात याद रखनी है, जैसे ही हम हीट करते हैं तो MnSO4 बनता है जो फर्दर रिएक्शन को तेजी से आगे बढ़ाता है। और दूसरी तरफ FAS और KMnO4 का जो रिएक्शन है उसमें हीट करने पर Fe+2 Fe3+ में चेंज हो जाता है बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड एरर में बी इंट्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंट। यस, आगे मुश्किल हो जाती है रिएक्शन को करना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, लेकिन एक दूसरे की तरफ कोई रीजन नहीं डेवलप कर रही है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है बच्चों। तो बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये बात याद रखनी है सर। तो इसका आंसर हमें सेकंड पार्ट देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, देखना। मैच द लिस्ट 1 एंड 2 और कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस और टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है सर जी, बात कर लेते हैं। देखो मिथेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, मुझे लगता है कॉम्बिनेशन का बेस्ट एग्जांपल है। नहीं, कॉम्बिनेशन का वैसे तो गैस निकल जाएगी बाहर। चलो और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। NaH, Na और H2। यार ये तो देखो क्लियरली दिख रहा है तुम लोगों को कि ये एक ही चीज कईयों में टूट रही है। तो ये डीकॉम्पोजिशन का तो बेस्ट एग्जांपल साउंड कर रहा है सर ये तो, है ना। डीकॉम्पोजिशन तो पक्का हो गया इसके अंदर। और यहां देखिए अगर आप लोग, यहां मुझे दिख रहा है कैल्शियम ने वेनेडियम को धक्का मार के खुद लग गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट साउंड कर रहा है। इसको इसके साथ जोड़ दो सर, है ना सर। और यहां पर क्या हो रहा है,
एक ही ऑक्सीजन पहले वो H2O बना के गया फिर O2 बना के गया, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है सर। ये जा रहा है इसकी तरफ, है ना, तो ऑब्वियसली उसको हम कॉम्बिनेशन में डाल देंगे। तो कौन कौन किसके साथ जा पा रहा है देखें जरा सर। बी से इजी पहले साउंड करते हैं। बी गया 3 के पास, बी गया 3 के पास, बी गया, तो इन दोनों में बी 3 के पास गया, तो ये दोनों पॉसिबल आंसर हो गए, ठीक है सर। फिर वो कह रहे हैं जी ए गया 2 के पास, ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन यही है हमारे पास, ए 2 के पास गया, तो ए 2 के पास बी 3 के पास, ये मतलब पक्का इन्हीं दोनों में से आंसर है। सी 4 के पास, सी 4, अरे बढ़िया, सी 4 के पास फर्स्ट पार्ट आंसर होगा सर। एक इसका आंसर कौन सा रखेंगे बच्चों, फर्स्ट पार्ट आंसर रखेंगे। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है बच्चों, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सीधा ये सोचना है कौन किससे मैच कर पा रहा था, बड़ा आसान है ये तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ मेरे साथ। अब 54th क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे, कहते हैं हमारे पास कौन है पहले देखें जरा। एक है नाइट्रोजन ET, फिर ET और Cl। कहता है दिस विल अंडरगो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एट अ फास्टर रेट देन दिस। ओके, पहले तो इस पे बात करनी पड़ेगी, और आपको बता दूं कंपैरिजन किसके साथ है। कंपैरिजन है जी CH इधर भी ET और ऐसे Cl है, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ जी, अब जरा डिस्कशन करें बढ़िया सा। सुनो, पहले तो ये बात ध्यान करो बेटा, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हो तो एक बात सिंपल सी पहले याद रखो कि सबसे पहले क्या करेगा, अगर ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकला और ये बंदा कार्बोकेटाइन बना, तो सबसे पहले इसके लोन पेयर इसको इजीली स्टेबलाइज करेंगे। तो आपको इसकी थोड़ी देर बाद जो कंपाउंड मिलने वाला है, वो कंपाउंड मिलने वाला है सर नाइट्रोजन, पीछे 2 बॉन्ड और ये जाके जुड़ा इससे, तो आपके पास ऐसी चेन जो है वो डेवलप होगी। Cl बाहर निकल चुका है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है सर, ऐसा कंपाउंड मिलेगा, जिसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं फर्दर तो बहुत इजी रहेगा हाइड्रोलिसिस, क्योंकि बहुत आसान सा कैटायन एक बन चुका है और बड़ा ही स्टेबल सा बढ़िया कैटायन है। और एक बात और याद रखना, ये जो 2, 3, 4 कार्बन की जो साइक्लो चेन होती हैं, ये हिंडर्ड होती हैं, ये जल्दी टूट जाती हैं, तो ये बहुत जल्दी टूटेगी और जल्दी टूट के OH- बना सकती है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि साथ वाले से तेजी करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन ये कर जाएगा रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका। अब उस पे आते हैं। अब इसमें दिक्कत मुझे क्या लग रही है कि जैसे ही ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले जाने के बाद ये बंदा कार्बोकेटाइन तो बन गया, लेकिन ये बंदा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और इसको स्टेबल करने के साथ वाले हालात नहीं है, कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है कि वो जल्दी स्टेबलाइज कर पाए, तो ये रिएक्शन धीरे होगा, ये बात ध्यान करो। यहां पर लोन पेयर था जिसने कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी ज्यादा तगड़े तरीके से और जल्दी प्रोवाइड कर दी, तो ये बात तो ट्रू साबित कर रही है, क्योंकि उसने यही कहा ना, विल अंडरगो द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फास्ट। हाँ तो बढ़िया है, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली बेटा ट्रू साबित हो रही है। आप ध्यान करो, बड़ा आसान केस है कि आराम से ट्रू साबित हो रही है। चलिए अब वो कह रहे हैं जी क्यों हो रही है, मेरे ख्याल से ऐसी स्टेटमेंट है ये। कहता है नाइट्रोजन, फिर वही खेल, मतलब इसकी बात कर रहा है, कह रहा है हैव इंटरमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस फर्स्ट बाय इन्वॉल्विंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया, कह रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के वही इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, बढ़िया। कहता है इन द लाइट ऑफ वर्स्ट स्टेटमेंट चूज द मोस्ट प्रॉपर। ठीक है, अभी हम पहले एक बात करते हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है यहां से बहुत बढ़िया तरीके से कि ये रिएक्शन इसने जल्दी किया, ये बात समझ में आती है, ट्रू केस है ना। लेकिन उसने आगे क्या बताया, इंट्रामोलिक्यूलर, वर्ड याद रखा करो, इंट्रामोलिक्यूलर मतलब अपने ही मॉलिक्यूल में लोन पेयर ने अटैक कर दिया, बढ़िया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस फर्स्ट बाय इन्वॉल्विंग लोन पेयर टू द इलेक्ट्रॉन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बच्चा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत मुझे सामने लग रही है इसकी, रुको जरा। सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस फर्स्ट बाय, अच्छा ओहो हो, intramolecular substitution takes place first by involving the lone pair of electrons on the nitrogen atom। ठीक है, in the light of first statement choose the correct one। हाँ तो भाई ठीक है, फिर तो देखो, कहता है सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट बाय इन्वॉल्विंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन, पहले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ तो ठीक तो है, बढ़िया, ये तो स्टेटमेंट ट्रू साउंड कर रही है सर। तो आपने ध्यान रखना है कि इस केस के लिए आप हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट साबित हो रही है बच्चों। पर इसने ऑप्शंस क्या दिए हैं, बोथ वन स्टेटमेंट, हाँ तो सही तो है, हाँ तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट साउंड कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया से साबित हो जाएगा ये तो। ठीक है सर, चले आगे, बढ़िया, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, एक वीक एसिड है, अरे 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 बड़ा मजेदार क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया सर, देखें एक वीक एसिड है Ha, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, विच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द, ये यार यहाँ पे मिसप्रिंटेड है, मैंने ये चेक करा था काफी टाइम पहले भी, ये मैंने एक बार पहले भी सॉल्व किया था, दिक्कत आ रही थी इसमें। तो ये ना pH माइनस pKa है, मतलब वो वैल्यू निकालनी आपसे मांग रहा है, pH माइनस pKa की वैल्यू डिमांड कर रहा है, वो निकालना है कौन है, ध्यान रखना, ये वो इक्वल टू लिखा हुआ गलती से, pH माइनस pKa निकालना है। ठीक है, फटाफट आ जाओ मेरे साथ, कैसे करेंगे आ जाओ।
सबसे पहले तुम लोग मुझे बताओ, एक वीक एसिड है, छोड़ो उसको भी, वीक एसिड के बारे में बात कर लेंगे। पहले तो ये सोचो अगर वीक एसिड है भी तो क्या कर सकता है भाई, वो H प्लस और A माइनस प्रोवाइड करेगा। अगर ये शुरू में 1 है तो ये कुछ नहीं होगा, उसके बाद 1 माइनस एक्स हो गया, एक्स हो गया, एक्स हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया भैया, है ना। तो मैं अगर आप सभी को कहता हूँ मुझे के निकाल के दे दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा जी, के वैल्यू आ गई है, ठीक है सर। और अगर मुझे कोई कहता है इसकी पीके वैल्यू निकाल दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगी पीके वैल्यू। दूसरी तरफ पीएच का फॉर्मूला होता ही क्या है सर, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी दिख रही है, एक्स दिख रही है सर, तो कोई पंगा लेना नहीं है। फिर उसने हमसे मांगा सर पीएच माइनस पीके, दो वैल्यू मांगी है सर उसने हमसे। पीएच क्या होगा सर, पीएच होगा नेगेटिव लॉग ऑफ एक्स, है ना, माइनस पीके मांगा है सर उसने, तो नेगेटिव लॉग ऑफ के वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। ये सॉर्ट हो गया सर, है ना। माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया जी लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, और माइनस में आ गया सर लॉग एक्स। अब सिंपल सी आदत डालो, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो बच्चा लोग लॉग ए बाई बी होता है ये, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, नीचे ए बाई बी हो गया। इसको तुम ऊपर ले जाओगे, ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रह गया लॉग के अंदर x अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो कुछ सोचना ही नहीं है, pH माइनस pk की वैल्यू बहुत सिंपल तरीके से सामने आ गई है। तो भैया 1 माइनस एक्स, एक्स अपॉन दिस, डन 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 डन, कुछ नहीं सोचना, x अपॉन 1 माइनस एक्स, बढ़िया। आ जाओ आगे। कंसिडर n is the number of lone pairs of electron present in the equatorial position of the most stable structure of ClF3। ठीक है जी, तो ClF3 का स्ट्रक्चर तो चाहिए ही होगा ना पहले, मतलब तो ClF3 का स्ट्रक्चर तो बना ही लेते हैं सर। कैसे सीखा था हम सब ने, x इक्वल्स टू हाफ, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 5, मोनोवैलेंट लोग 3, आंसर आया सर 5। 5 का मतलब हो गया 2 लोन पेयर होंगे सर, तो इसका शेप आई सर ऐसे, 2 लोन पेयर और अपने पास 3 फ्लोरीन हो गए सर, है ना। तो दैट साउंड्स लाइक दिस, 3 लोन पेयर आ गए। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि सर देखो इसमें जितने लोन पेयर आए हैं, है ना, the ions from the following with the n number of unpaired electrons are। बढ़िया, देखो हमें पता लग गया इसमें 2 लोन पेयर है सर, ठीक है। तो कह रहा है तुम पता लगाओ, इनको चेक करो, 1 2 3 4 5, इन्हें चेक करो और पता लगाओ कि इनमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो उसको मैच करेंगे, मतलब 2 अनपेयर्ड चेक करने हैं अपने को। तो आ जाओ मेरे साथ, वेनेडियम, ठीक है, वेनेडियम वेनेडियम वेनेडियम। तो सर साइंस टीचर विनीता, विनीता पे आ गए हम लोग। विनीता आता है कितना सर, विनीता आता है 3d3 4s2, ठीक है भाई। चार्ज है जी +3 का, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गायब कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन गायब करने पर 2 तो यहां से चले गए, एक यहां से चला जाएगा, तो ये रहेगा 3d2। 3d2 का मतलब क्या हुआ सर, 2 अनपेयर, तो वेनेडियम पे 2 अनपेयर आ रहे हैं सर। मतलब आंसर में ए तो इंक्लूड करना ही करना है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, 2 आंसर पॉसिबल चांस हो गए हमारे पास, ठीक है सर जी। फिर चेक करते हैं जी बी को, अगर दिमाग लगाया जाए तो सी और डी को चेक करना चाहिए वैसे सिर्फ, क्योंकि ये तो कंफर्म आंसर हो गया, है ना। तो सी और डी को चेक करो बस जाके, पहले सी उठाओ। सी है जी कॉपर, कॉपर क्या होता है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2 4s1, 3d10 4s1, लेकिन उसने कहा कॉपर पे +2 है, +2 का मतलब ये गया और ये 9 हो गया सर, 3d9, तो 9 के अंदर एक अनपेयर्ड होगा, तो 2 तो नहीं है भैया यहाँ पर, है ना। और किसको चेक करना चाहिए, अच्छा अगर सी नहीं है, ओ हो बढ़िया आंसर हो गया, और किसी को चेक ही मत करो। जब सी नहीं है ए के साथ तो ए तो और कहीं है ही नहीं, तो यही आंसर है, चेक ही मत करो, आगे कंफर्म है तो, है ना भाई। चलो आगे नेक्स्ट पे आए सर, केमिकल काइनेटिक्स, है, देखें क्या कहता है। कहता है हमने आपको टेबल देखते हैं पहले, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में दे रखी है और ये टी हाफ दे रखी है, मतलब जब टी हाफ 100 था तो कॉन्सेंट्रेशन ये थी, जब टी हाफ ये था तो कॉन्सेंट्रेशन ये थी। चलो ठीक है, मांग क्या रहा है देखें, फॉर अ गिवन रिएक्शन R2P टी हाफ इज रिलेटेड टू A0 एज इन द टेबल। अच्छा, तो उसने रिलेशन बता दिया, क्या रिलेशनशिप है, कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है जी गिवन दे दिया log 2.30, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1/2। पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों को एक मस्त बात बताते हैं पहले। ऑर्डर देखो बच्चों, याद रखना है जो टी हाफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर, वेयर n इज द ऑर्डर, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो आप लोग, टी हाफ फर्स्ट केस की और कॉन्सेंट्रेशन n-1 भी फर्स्ट केस का इक्वल टू होगा किसके, सेकंड केस की टाइम और सेकंड केस का n-1। देखो ये कैसे आया समझ लो, इसको ऊपर ले जाओगे क्या आया, तो 1 1 और 2 2 कंपेयर हो गए, तो फर्स्ट कंडीशन दोनों, सेकंड कंडीशन दोनों, ठीक है सर।
आ जाओ मेरे साथ। फर्स्ट कंडीशन का टाइम, अगर आप पहले याद रखना क्वेश्चन में इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं सर, ठीक है। फर्स्ट केस का समय है 100। फर्स्ट केस की कॉन्सेंट्रेशन 0.025, तो 0.025 पावर में n-1 चलने दो सर, ठीक है भाई। इक्वल टू में दूसरा टाइम है 200 और कॉन्सेंट्रेशन उसकी 0.100 पावर में फिर से n-1। आज इसको सॉल्व करेंगे जरा पकड़ के एक बार। इसको सॉल्व करेंगे सर, तो लेफ्ट में 100 है, 200 नीचे आ गया, ये 100 के पास 200 ले गए, ठीक है। और इधर है 0.1, उधर है 0.025, है ना भाई। ओवरऑल पावर आ गई n-1। ये आया भाई मेरे पास 1/2 और ये आ रहा भाई मेरे पास 1/4, पावर है जी n-1। अब मैं क्या करूं भाई, अब मैं काम करता हूं, इसको 1/2 जैसे ऊपर 2 लगाऊंगा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n-1, 1/2 की पावर 1, तो कंपेयर करेंगे सर, तो 2n-1 जो है वो इक्वल टू आ गया किसके, 1 के, ठीक है जी। नहीं सॉरी, 2 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 2n-2, ठीक है। 2 वहां लेके गए तो हमारे पास आंसर आ गया सर 2n इज इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3/2। ये कुछ कैलकुलेशन पक्का ठीक है ना। देखो 1/2 का स्क्वायर 2n-1, 2n-2, लेफ्ट में आया 1/2 और 0.25 नीचे गया। मेरे को लग रहा था कोई स्ट्रॉन्ग। देखो एक चीज ये है जो मैंने गड़बड़ करी है, वो देख लो एक बार। यहाँ पे मैंने गलती से क्या करा, ये 100 बड़ा है ना, तो 4 ऊपर आएगा, 4 की पावर n-1, ठीक है। अब इसको ठीक करेंगे, इसको कैसे ठीक करें, 2 की पावर अगर करेंगे तो 2n-2 तो होगा, लेकिन अभी कंपेरेबल नहीं है। पहले इसको ऊपर लेके आओ, 2 की पावर -1 इक्वल टू 2 की पावर 2n-2, ठीक है भाई। तो यहां से क्या हुआ, कंपेयर 2n-2 इक्वल -1, तो 2n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1/2, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज घूम रही थी कि मैंने 1/2 को चेक करना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1/2, क्योंकि देखो यार सबसे पहला काम ही ये है, मेरे को क्लियरली पहले ही क्वेश्चन देख के दिख रहा था कि पावर 1/2 है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज फिट बैठी हुई है कि जब ये डबल होता है तो ये 4 गुना नीचे आता है। ये क्लियर करता है कि पावर हाफ पे डिपेंड कर रही है, तो ये कंफर्म्ड है भाई, ये तो पार्ट पक्का ट्रू है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे रब करके सेकंड पार्ट को देख रहा हूँ क्या कह रहा है वो। सेकंड पार्ट कह रहा है कि सर अगर, देखना बच्चों, सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो जो टी हाफ है वो 200√10 होगा। सोचते हैं सर इस बारे में भी, आओ जरा देखें। सबसे पहली कहानी तो ये लर्न करो, जो टी नॉट होता है, मतलब जो टाइम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन की, टी हाफ है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की पावर किस पे डिपेंड करेगा। अच्छा इसके लिए भी तुम एक काम कर सकते हो, किस पे डिपेंड करेगा किस पे नहीं करेगा, इसके लिए एक बहुत बढ़िया काम करो। इसको छोड़ो तुम पहले, तुम कैसे सोचोगे, तुम इसी फॉर्मूला पे जाओ जो हमने पीछे सीखा था। क्या फॉर्मूला सीखा था भाई तुम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था कि सर ने कहा था टी हाफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1। ये लर्न रखो, है ना। अब हमको पता चल गया ये बंदा हाफ है, तो हाफ -1 यहाँ -1/2 हुआ, है ना, उसको ऊपर ले जाओ, √8 हो गया। तो मेरे पास क्या डेवलप होता है यहाँ पर, मेरे पास डेवलप होता है सर टी हाफ इज इक्वल टू, डेवलप हो गया सर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया भाई मेरे कॉन्सेंट्रेशन की पावर हाफ हो गया, मतलब कि रूट कर दो इसको, ठीक है। अब तो मेरी हेल्प करोगे, देखो मान लो पहले केस का ये, उसको नीचे ले आओ, a की पावर 1/2, फाइन सर, ये पहली कॉन्सेंट्रेशन होगी, और वो इक्वल टू हो जाएगी कोई T2 और कोई 1, कोई हाफ और कोई 2, दूसरी कॉन्सेंट्रेशन, पहला टाइम पहली कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा टाइम दूसरी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है सर। अब एक काम करते हैं, इसमें से कोई भी केस उठा लो, T1 इसको मान लेते हैं 100 टाइम और कॉन्सेंट्रेशन 0.025 और इसकी पावर में हाफ सर, ठीक है सर, इक्वल टू में दूसरा टाइम। अब टाइम ही तो निकालना है, देखो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर पे टी हाफ निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर मतलब के नीचे 1 मोलर आ गया, T2 निकालना है सर, 1 की पावर हाफ तो बनी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसको रिजॉल्व करना है, T2 निकालना है सर, तो आओ सॉल्व करें। देखो 100 अपॉन, इसको क्या करो बच्चों, 25 अपॉन कितना रह गया, 1000 रह गया, चलेगा, और पूरे की पावर हाफ है, तो कितना आएगा बच्चों, ये तो 5 हो गया, है ना, ये तो 5 हो गया, और ये 2 0 बाहर निकाल पाएगा तो √10 बचता है नीचे, 1/√10 बचता है। तो ये तो हो गया सर कितना, एक 10 बाहर भी तो आया है, ये भी आया है ना। तो ये हुआ पहले 20, ये 10 ऊपर गया सर, 20 के पास 10 गया, 10 ये भी ऊपर ही जाएगा, तो √10 इतना आ गया सर T2।
और किस में आया ये बंदा, मिनट में था ना, तो ये भी मिनट में आया, तो सही है बच्चों। 210 √10 बढ़िया चल रहा है ये। इफ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर देन टी हाफ इज दिस, बहुत बढ़िया ये आंसर आ रहा है। अब सी पार्ट देखें क्या कह रहे हैं, तो पर बी भी ट्रू साबित हो रहा है भाई, आगे देखते हैं। वैसे ए और बी किस में कॉमन है, ए और बी इसमें है, ए और बी इसमें, यानी कि आंसर या तो 2 है या 4 है। देखते हैं आगे। अब वो कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम 1 molar 1 if the concentration of reactant from 100 to 0.05। देखो अगर सेम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर तो सेम रहेगा भाई मेरे। तो ये तो गलत स्टेटमेंट नहीं हो गई, ऑर्डर कैसे बदलेगा, है ना। और मुझे उसने क्या कहा है, मुझे उसने कहा, अच्छा तो अरे बढ़िया आंसर आ गया। देखो यार अगर सी स्टेटमेंट गलत है और ए और बी स्टेटमेंट सही थी तो फिर ए बी डी तो आंसर हुआ। हाँ तो बढ़िया हो गया, तो ए बी डी आंसर हो गया, थर्ड पार्ट आंसर है भाई इसका, ध्यान रखना। सॉल्व करके देख लेना, ये मजेदार है, ये याद होना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, ये मेन क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे घूम रहा है। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, बताओ मेरे को जरा। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, बताओ। 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1। लिखते जाओ साथ साथ, तभी मजा आने वाला है। जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक कुछ भी डेवलप नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले, मैं फिर अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। आओ, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको रब कर रहा हूं कि मुझको अगला क्वेश्चन देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉलिक्यूल P ऑन ट्रीटमेंट विद द एसिड। अच्छा पहले एक बार फिर इसका तो बनाना पड़ेगा भाई। कोई मॉडल है P, सॉरी कोई कंपाउंड है P और विद एसिड अंडरगोज रीअरेंजमेंट। ठीक है जी, एसिड डाल दिया तो पहले रीअरेंजमेंट हुई, कोई बात नहीं, ठीक है। गिव्स Q ऑन ओजोनेसिस। अच्छा जी, फिर इसका ओजोनेसिस करना है, मतलब O3ZnH2O है ना, तो कहता है Q मिलता है। बाय रिफ्लक्स अंडर एल्कलाइन इट गिव्स R। अच्छा जी, ये फिर R प्रोवाइड करता है, ठीक। तो स्ट्रक्चर ऑफ R इज दिस। ओ भाई साहब, ये R का स्ट्रक्चर दे रखा है, बहुत पीछे जाके सोचना पड़ेगा। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है ऐसे क्वेश्चंस में, जब टीचर फर्स्ट स्टेप में हमेशा एसिड ऐड कर दे ना, फर्स्ट स्टेप में एसिड ऐड कर दे, तो दो ही ऑप्शन होते हैं अपने पास कि नीचे ऑप्शन में कोई ना कोई अगर अल्कोहल है तो आंसर उससे चेक किया करो पहले, तो यानी कि इससे या इससे। अब क्रोनोलॉजिकली चले तो 1 में अल्कोहल दिख नहीं रहा, 2 को पहले ट्राई करना चाहिए, ठीक है, फिर 3 को ट्राई करना चाहिए। अगर इनमें नहीं आता फिर इन पे कुछ दिमाग लगाएंगे, क्योंकि अल्कोहल का प्रेजेंस और एसिड का प्रेजेंस सबसे पहले लोन पेयर पे अटैक करना ही करना है। तो एक काम करते हैं, हम इन्हीं से शुरू करते हैं बच्चों। तो मैंने शुरू किया किससे, एक मिनट रुको जरा, मैं इसको थोड़ा इधर कर दूं क्वेश्चन को, सॉरी। आओ जरा, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहले जाना है और सेकंड को चेक करने वाले हैं। आओ हम जरा, सेकंड क्या है सर बच्चों, सेकंड है अपने पास क्वेश्चन, देखो मेरा काम क्या है, जब टीचर ने पहले एसिड के बारे में बात कर ही दी है तो मैंने जैसे ही H+ ऐड किया, मेरा सबसे पहला काम क्या हुआ, लोन पेयर पे अटैक किया, ये हुआ, इस पे अटैक हुआ, जैसे इस पे अटैक हुआ मान लो डिहाइड्रेशन हुई और H2O बन के बाहर हो गया सर वो, ठीक है। जैसे ही H2O बन के बाहर हुआ तो हमारा पहला काम क्या दिखा हम लोगों को, अरे देखो ये गड़बड़ हो गई सर, ये मैंने OH गलत साइड पे जोड़ दिया है, होल्ड ऑन। OH यहाँ पे भाई, OH यहाँ पे है ना। तो जैसे ही ये गया तो पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो सबसे पहले एक कलेश मचने वाला है बहुत स्ट्रॉन्ग। वो स्ट्रॉन्ग कलेश क्या है, ये हर हाल में रिंग एक्सपेंशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्यों सर, क्योंकि ये 4 कार्बन की चेन है, ये पहले हिंडर करती है। कोई भी आगे चेंज अगर करना है तो पहले रिंग एक्सपैंड करनी पड़ेगी। 3-4 की जो चेन्स होती है, 2-3-4, 2 से तो देखो चेन बननी नहीं है, 3-4 की जो चेन्स है ये बहुत हिंडर कर रही होती है, छोटी जगह पे बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो जैसे इनको एक्सपैंड करने की तरफ बढ़ेगा तो सबसे पहले कंपाउंड क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन की तरफ जाने के लिए सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन को ऊपर शिफ्ट करेगा। जैसे ही कार्बोकेटाइन को तुम ऊपर शिफ्ट करोगे तुम्हें ऐसी चेन दिखनी शुरू होगी। पहले तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज में रिंग एक्सपेंशन करने के लिए क्या करोगे, इस कार्बन को यहां से हटा के इधर जोड़ दोगे, ठीक है। जैसे ही तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या दिखने वाला, ध्यान देना, देखो जैसे ही तुम इसको एक्सपेंशन दोगे ना तो तुम्हारे पास एक हेक्सागोनल चेन दिखेगी पहले तो, क्योंकि भाई देखो
अगर ये ऊपर गया है ना तो 6 एंड हो जाएंगे टोटल। अभी 1 2 3 4 5 एंड है, जैसे ही ऊपर जाएगा एक एंड ये भी जनरेट हो जाएगा। और फिर हमारे पास ये जो मिथाइल है, एक तो इसके साथ आ जाएगा, मतलब एक तो देखो ना, एक तो यहां इसके साथ चला गया, एक उधर पड़ा हुआ है, तो हमें दो जगह पे, एक इस एंड पे और इस एंड पे मिथाइल जनरेटेड मिलेंगे। ठीक है, और उस मिथाइल जनरेटेड में एक इशू क्या होगा, एक जगह पे कार्बोकेटाइन भी रहेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन अपनी जगह पे है भाई मेरे। ठीक, अब यहां तक तो पहले रीअरेंजमेंट, इसीलिए उसने वर्ड यूज किया है बेटा, पी ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड को रीअरेंजमेंट। जैसे इसको OH के साथ डाला, पहले रीअरेंजमेंट होगी। जैसे ही रीअरेंजमेंट हुई बेटा, अब ये क्या करेगा, अब इसी को पहले अपने आप को स्टेबल करना है। क्या करेगा ये बेटा, सबसे पहले इसी के इलेक्ट्रॉन छीन कर पहले इसको डबल बॉन्ड करके पहले इसको एल्कीन बना के देगा। क्योंकि देखो मेरे पास एक और एविडेंस था, आगे एल्कीन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसने कहा है रीअरेंजमेंट के बाद जो जनरेट हो रहा है ये है रीअरेंजमेंट। इसके बाद कहता है इसका हमने क्या करना है सर, इसका करना है हमने ओजोनोलिसिस। बहुत बढ़िया, अब इसका मैं ओजोनोलिसिस करने चलता हूं। जैसे ही मैं इसका ओजोनोलिसिस करने जाऊंगा, मुझे सबसे पहले क्या मिलने वाला, ध्यान दो। इसका ओजोनोलिसिस करा, यहां से बॉन्ड तोड़ोगे आप सभी, यहां से बॉन्ड तोड़ने पर क्या मिलेगा सर, O3ZnH2 में। यहां से तुमने बॉन्ड तोड़ दिया, तुम्हें क्या मिला देखो जरा, तुम्हें मिला सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये दोनों टूट गए। एक इसको C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, H इसके पास है ही, और एक इधर C डबल बॉन्ड हो, एक इधर C डबल बॉन्ड हो और H। आपको ये जैसे ही तोड़ोगे ना, मतलब आप एक और बात नोटिस कर सकते हो, इसको थोड़ा और इजी बनाता हूं रुको मैं। आप नोटिस करो, पहले एक बात सोचो, इस कार्बन ने, इसके पास O ने आना है, तो ये पहले तो इधर भी चेन है इधर भी चेन है, तो कीटोन डेवलप होगा। तो सबसे पहले जानो कि ये ऐसा होने वाला है, यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड आएगा, और नीचे भी डबल बॉन्ड, यहाँ इस जगह पे भी डबल बॉन्ड आएगा, और बाकी चेन अपनी जगह पे रहेगी। ये बनेगा, यस, क्योंकि यहां तोड़ोगे तो ये इसकी जगह पे ये डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। फाइन सर, अब क्या कह रहे हैं सर, अब वो कह रहे हैं अब क्या डिमांड कर रहे हैं, रिफ्लक्स अंडर द एल्कलाइन कंडीशंस गिव्स R। अच्छा, अभी इसका भी हमें क्या करना है सर, इसको भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उसने कहा है मॉलिक्यूल ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड अंडर को रीअरेंजमेंट। ठीक है जी, यहां तक रीअरेंजमेंट कर दी हम लोगों ने। क्यों है ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स फॉलो रिफ्लक्स बाय द, ठीक है, यहां तक बन गया पहले। ठीक है, इसका रिफ्लक्स करना है अंडर द एल्कलाइन कंडीशंस, और फिर स्ट्रक्चर बनाना है जी R का। बढ़िया, तो पहली मैं कोशिश ये करने वाला हूं, देखो मेरे को ये तो दिख रहा है, साउंड कर रहा है, ये नोटिस करो, ये वाला पोर्शन चेक करो, ये बन रहा है, ये रहा ये पोर्शन। बढ़िया, ये पोर्शन तो डेवलप हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से इसको हटाना है बेसिकली। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर से वही H+ लाओ। ठीक है, आप H+ लाओ, H+ लाके इस OH को गायब करो यहाँ से। क्या करोगे बच्चों, फिर वही कहानी है, आप ये OH बनेगा, यहाँ से H निकालेंगे, उसको देंगे, वो फिर बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे ही बन के बाहर निकलेगा बेटा, तो यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर वही स्टोरी डेवलप होगी। इसकी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, वो अल्फा पोजीशन वाला हाइड्रोजन जब फिर इसको मिलेगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड बाहर निकल जाएगा, और ये जो है इस बचे हुए कार्बन से अटैक करेगा, तो 5 की चेन बन जाएगी। नहीं चेक करना चाहिए, और बेटा बेस्ट आंसर डेवलप हो रहा है, देखो इसी से चांस है, इसी से चांस है कि वो यूं बनेगा पहली चीज तो। और इसके पास दिक्कत मुझे क्या लग रही है, इसके पास मुझे दिक्कत ये लग रही है कि अगर इस लोन पेयर पे मैं चला भी जाता हूँ और ये चेन हिंडर भी करते, तो ये चेन यहां से उठ के यहां आ जाएगी, है ना। जैसे ही यहां उठ के आप चेक करो, देखो ऐसे है ये, इस पे OH है, और आगे दो जगह मिथाइल है। अब दिक्कत कहाँ आएगी, जैसे ही यहाँ पर H+ आएगा और ये वाटर बन के बाहर होगा, तो ये बंदा कार्बोकेटाइन बना, है ना। और ये जैसे ही गया, हम नोटिस करने वाला पार्ट ये है कि 1 2 3 ये पहले ही 3 डिग्री है, इसके लिए बड़ा मुश्किल है आगे जाके 2 डिग्री के साथ ज्वाइन होना, तो ये अवॉइड करेगा इस कंडीशन को। ठीक है, और OH वाले सबसे बेस्ट ऑप्शन थे, तो यहां से इस, क्योंकि देखो नोटिस करने वाली बात ये बेटा, ये चला जाएगा, ये जैसे ही जाएगा तो नीचे वाला CH3, मतलब ये तो अपनी जगह पे रहेगा, इस कार्बन के साथ इस चेन ने जुड़ना है बेटा, और जैसे ही जुड़ेगी तो 1 2 3 4 5 की चेन हो जाएगी, ये अपनी जगह पर, ये चला गया नीचे, मिथाइल अपनी जगह पर, तो बढ़िया बन जाएगा ये। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको तुम करके देखना एक बार अच्छे अपने हाथ से। यहाँ पे ये वाला कंपाउंड आंसर आ रहा है, ये कंपाउंड डेवलप हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये तो भाई, मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो करके देखना एक बार। आगे चलते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास
क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, हाँ स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। आइस वाटर आर प्लेस्ड इन ए क्लोज कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 180 एम एंड टेंपरेचर ऑफ 273.15। ठीक है जी, मतलब ये आइस और वाटर प्लेस्ड इन क्लोज बीकर हो गया ना। तो इसके लिए पहले यहीं तक अगर हम पढ़ें तो पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे पास एक ऐसा केस होता है जिसको हम इसका फेज डायग्राम कहते हैं। इस फेज डायग्राम में यहाँ पे लिक्विड स्टेज होती है, मेल्ट वो इस तरफ करता है और फ्रीज वो इस तरफ करता है। और यहाँ कहीं पर पहले तो 180 एम डेवलप होता है सर। और याद रहे ये लिक्विड फेज है, ये सॉलिड फेज है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है सर कि ना ये 180 एम का प्रेशर होता है, ये वाला कंडीशन, ये 180 एम होता है इसके पास। अब वो कह रहे हैं जी इफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स कीपिंग द टेंपरेचर कांस्टेंट देन आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशन। भैया देखो, तो मैं एक सीधी सीधी बात बता दूं, अगर ये 180 एम है ना, तो जैसे ही तुम 280 एम की तरफ जाओगे है ना, 280 एम की तरफ जाते ही दिक्कत कहाँ आती है बेटा, ध्यान दो। पहले तो ये वाला सॉलिड फेस है, पहले तो मैंने गलत लिखा, ऊपर नहीं है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको पार करूंगा, ये देखो 180 एम के इस वाले पोर्शन में तो फिर भी सॉलिड कंडीशन डेवलप हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं 280 एम को पार करूंगा तो ग्राफ ऊपर के जोन में ही रहेगा सिर्फ। तो ग्राफ का कोई कंडीशन ऐसा नहीं है 280 एम पर, क्योंकि 180 एम पर फिर भी चांस होता है, एक इक्विलिब्रियम फेज डेवलप होता है। इसी ग्राफ में जब हम 280 एम पर जाते हैं इस फेज डायग्राम में जैसे ही हम लोग 280 एम वाले केस को पार करते हैं तो ये ऊपर ऊपर ही रहता है फिर ग्राफ। और इस केस में सॉलिड का आना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए याद रखना है द सॉलिड फेस डिसअपीयर्स कंप्लीटली, क्योंकि मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा। वॉल्यूम कह रहा है सिस्टम का इंक्रीज करेगा, पॉसिबल नहीं है। लिक्विड फेज कैसे डिसअपीयर करेगा, यहाँ बहुत सारा ये मेल्टिंग फेज की लाइन है, इस मेल्टिंग फेज की लाइन में यहाँ बहुत सारा लिक्विड रहने वाला है ना। अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीजेस, अमाउंट के बारे में बात ही नहीं हो रही बच्चा, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि सॉलिड फेज नीचे बचा ही नहीं है, तो सॉलिड फेज डिसअपीयर्स कंप्लीटली। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं सर 60th क्वेश्चन। द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आर, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री चेक कैसे चेक करते हैं, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री चेक करने के लिए तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, फटाफट आ जाओ जरा। आई मेरे BrF5 XgOF4, इधर देखो x इक्वल टू हाफ, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में 7, इसका 5, आंसर आया 6। बढ़िया, ऑक्टाहेड्रल है ये, मतलब स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Xg के लिए हाफ 8 4 6 बन सकती है बात भाई, बन सकती है। अब एक दिक्कत आ रही है इसमें है ना, स्क्वायर पिरामिडल की बात कर रहा है, पिरामिडल के अंदर क्या दिक्कत आती है कि पिरामिडल में एक लोन पेयर होता है ऊपर। तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। ये पार्ट था, बी पार्ट क्या कह रहा है सर, बी पार्ट के लिए तुम मेरे साथ हेल्प करोगे जरा, देखो x इक्वल्स टू हाफ, एंटीमनी के आउटर मोस्ट में 5, फ्लोरीन 5, आंसर आया 5। 5 पे बात तो नहीं बनने वाली, 5 स्क्वायर पिरामिडल तो नहीं होने वाला हर हाल में, तो इसको तो छोड़ ही दो, केस ही छोड़ दो, ठीक है। सी पार्ट SbF5 फिर छोड़ दो, क्योंकि इनके लिए भी x5 आना है, 5 आने के पास बात नहीं बनती, ये भी छोड़ दो, फिर तो आंसर यही हुआ, खत्म। क्यों ये छोड़ना है, PCl5 का x का आंसर फिर 5 आना है, 5 का मतलब ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर पिरामिडल थोड़ी बनेगा सर। तो स्क्वायर पिरामिडल एक ही केस में, क्योंकि दोनों 6 आ रहे थे सर, तो आगे चेक मत करो, फाइन। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट आ रहा है मेटल आयन whose electronic configuration is not affected by the nature of ligand। दोबारा the metal ion whose electronic configuration is not affected by nature of the ligand and which gives a violet color in the non-luminous flame under the hot condition in the Bragg speed test। भाई बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। देखो वैसे आपको बता दूं, वॉयलेट कलर जो होता है उसमें बुराक स्पीड में, वो निकल आयन की वजह से जनरेट होता है, ये तो पहले लर्न करने वाला पॉइंट है। पर जो ऊपर इसने बात बोली है ना, द मेटल आयन whose electronic configuration is not affected by the nature of ligand, ये तुम्हें समझानी है एक बार मेरे को, आओ जरा देखो। निकल, साइंस टीचर नीता कुमारी मैडम फेविकॉल को नहीं 8, तो निकल जो है वो है 3d8 और 4s2, ठीक है भाई। अब निकल के +2 दे रखा है, अगर निकल +2 बनता तो ये गायब हो गया, तो निकल +2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d8 है। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे चेक हो गया था कि ब्रैक स्पीड वॉलेट कलर देता है, क्वेश्चन तो हो चुका है। मैं बस वो ऊपर वाली चीज समझा रहा हूँ, ये इसने कैसे लिख दिया कि नॉट अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ लिगेंड। सुनना, अब 3d में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हो, T2 लेवल में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम मुझे एक बात बताओ, कैसा भी लिगेंड आए, कुछ भी हो जाए, अबे इसका T2 जी लेवल पूरा भरा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ही नहीं आएगा कुछ, लिगेंड कैसा भी आए कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगी इसकी। इसीलिए उसने लिखा है मेटल आयन हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉट अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ लिगेंड, तो याद रखना इसकी नॉट अफेक्टेड है। और क्वेश्चन तो वैसे ही क्लियर हो गया था, बोरैक्स बीड में वॉयलेट कलर देने वाला एकमात्र इंसान निकल +2 है सर। आगे आओ,
बोथ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन इंडिविजुअली अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है सर, एसिटाल्डिहाइड कौन होता है सर? एसिटाल्डिहाइड होता है CH3CHO। और एसीटोन कौन होता है सर? एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। बढ़िया। पहला है सर कानिजारो। कानिजारो रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है अल्फा पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, तो इसके भी अल्फा पर हाइड्रोजन है, उसके भी अल्फा पर हाइड्रोजन, तो कानिजारो दोनों ही नहीं करेंगे। नो कानिजारो, नो कानिजारो, नो कानिजारो। ठीक है सर, एक मिनट, मैंने बी पढ़ लिया बेटा पहले, सॉरी। ए है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म दोनों ही करेंगे, यस यस है, आइडोफॉर्म तो दोनों ही करेंगे भाई, आइडोफॉर्म तो दोनों ही करेंगे। तो आइडोफॉर्म पे दोनों में टिक है, आइडोफॉर्म पहला भी करेगा दूसरा भी करेगा। कानिजारो, कानिजारो दोनों नहीं करेंगे, पहला भी नहीं करेगा और दूसरा भी नहीं करेगा। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन फिर से अल्फा पे डिपेंड करती है, दोनों ही कर देंगे सर। तो यहाँ भी टिक है, यहाँ भी टिक है। टॉलरेंस टेस्ट की बात करें तो ये करेगा वो नहीं करेगा, तो यहाँ टिक है यहाँ टिक नहीं है। क्लेमेंजन रिएक्शन की बात करें, क्लेमेंजन रिएक्शन रिडक्शन है सर, ये दोनों ही कर देंगे, तो यहाँ भी होगा सर यहाँ भी होगा। तो दोनों दोनों ऑप्शन किसके पास आ रहे हैं? ए पर आ रहा है, सी पर आ रहा है और ई पर आ रहा है। तो ए पर आ रहा है, सी पर आ रहा है और ई पर आ रहा है, तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये आंसर होगा सर। ज्यादा सोचना ही नहीं है भाई, क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सा रिएक्शन करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है सोचने में। आसानी से आंसर मिल गया सर हम लोगों को, बड़ा आसान क्वेश्चन है तो इस हिसाब से। आओ फटाफट आगे। In a multi-electron atom, which of the following orbitals decreased by the three quantum described by the three quantum number with the same energy in the absence of the electric magnetic field? जब टीचर ने एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कहा है, मतलब नॉर्मल चेक करना है किसकी एनर्जी सेम है सर। आओ मेरे साथ। N1L0 कौन है सर? ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये है 3d। ठीक है, ये भी 3d। हाँ, तो क्या सोचना है? 3d की एनर्जी पूरी एग्जैक्टली सेम होगी सर। तो कौन कौन है? डी और ई, डी और ई, डी और ई, ये रहा डी और ई, खत्म बात। आगे आओ। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग रिएक्शंस फॉर रिस्पेक्टिवली आर। क्या क्या है जी? देखो ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। कह रहे हैं इसमें AgNO2 डाला, सोचना ही नहीं है। AgNO2 डालने पर ब्रोमो को हट के सीधा नाइट्रो लगता है। तो नाइट्रो नाइट्रो कौन कौन सी केस है? नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, ये सी और 3 और 4 में से आंसर है। अगला चेक कर लेते हैं। AgCN। अबे AgCN में पेपर में सबसे पहले बताया जाता है AgCN कोवेलेंट है। जब AgCN कोवेलेंट है तो क्या करेगा? नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल होंगे तो आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो इन दोनों में आइसोसाइनाइड कौन सा है? ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड। खत्म बात, फोर्थ आंसर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो आगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें दे रखा है सर, विच what is the freezing point depression constant of a solvent 50 grams of which contain 1 gram of the non-volatile solute and decrease in freezing point is this much। हाँ, तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। अबे ये तो मतलब वो नॉन वॉलेटाइल है और आई के बारे में कोई नहीं बात कर रखी, तो क्वेश्चन सीधा हो गया। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। बढ़िया। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब के एफ की वैल्यू निकालने को कह रहा है ऑफ अ सॉल्वेंट ऑफ 50 ग्राम, और डिक्रीज कितना है सर? 0.40। ये 0.40 डिक्रीज हो गया सर, के एफ निकालना है। मोलालिटी कितनी सर? व्हाट इज द 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन 1 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अच्छा, 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल है और उसका मोलर मास 256, बन गई बात। और कितना है सर? 50 ग्राम ऑफ इट, तो 50 अपॉन नीचे मोलालिटी है ना, तो 1000 में लिखते हैं, तो बन गई बात। ये तो सॉल्व करना है सर। देखें जरा, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 1/20। पहले ठीक कर लेते हैं सर, के एफ हो गया कितना? 20 अपॉन 256 है ना सर। इसको 10 कर देते हैं, ये हो गया 128। सब कुछ इधर ले आओ, देखते हैं। 0.40 इंटू 128 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू के एफ। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इसको मतलब सीधा 128 इंटू 0.4 कर लेते हैं। ठीक है, और एक डेसिमल यहाँ से, एक डेसिमल नीचे से, तो 5.12 हो गया भाई। ये 5.12 मुझे थोड़ा सा याद है, ये होती है वैल्यू, शायद बेंजीन था या कोई था जिसके लिए वैल्यू होती है। सो वी हैव 5.12 एज एन ऑप्शन, तो सोचने नहीं। आ जाओ आगे। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इंडियम, थेलियम, एल्यूमिनियम, लेड, टिन और जर्मेनियम। पहले एक काम करा करो, आगे जो भी बातें पूछने वाला है, कोई भी क्वेश्चन आगे आने वाला है, सबसे पहले इनको पीरियोडिक टेबल में अलाइन कर लो, ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इन्हें पीरियोडिक टेबल पे अलाइन करते हैं तो हमें कौन कौन मिल रहा है सर? ग्रुप नंबर 1 तो 15 दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है ना, ना पार्टिकुलर रानी सब भिखारी, नहीं वो नहीं दिख रहा, सॉरी। एक तो ग्रुप नंबर 16 दिख रहा है हर हाल में, एक तो एल्यूमिनियम का ग्रुप बनाओ, सॉरी बेटा, एल्यूमिनियम का ग्रुप बनाओ पहले तो। इट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। और कौन कौन है इसमें? इंडियम है, थेलियम है, एल्यूमिनियम है, बस।
ठीक है, अब चलते हैं ग्रुप नंबर 14 पे। दिख रहे हैं मुझे कुछ, कहें सीते जी सुनो प्रभु। ठीक है जी, चल सकते हैं, बढ़िया। अगर चल सकते हैं तो फिर हमें कहा जा रहा है कौन, अच्छा इसमें कौन कौन है, इसमें है जी इंडियम, थेलियम हो गया जी, एल्यूमिनियम हो गया, लेड, लेड के बारे में बात करनी है, टिन के बारे में बात करनी है, और जर्मेनियम के बारे में बात करनी है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, कह रहा है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पीज रिस्पेक्टिवली आर। अब पहली आयनेशन एंथैल्पी जिसकी सबसे बड़ी है और जिसकी सबसे छोटी है, उस बारे में क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। तो कैसे डिस्कस करें, सोचते हैं बेटा। देखो पहले मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप 13 की आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर सबसे ऑड होता है, सबसे ऑड ऑर्डर होता है, साइज का भी ऑड सबसे ऑर्डर होता है, और इनकी जो आयनेशन एंथैल्पी है उनका ऑर्डर भी बहुत ऑड होता है। ठीक है, ग्रुप 14 में इतनी बड़ी कोई कॉल नहीं होती। तो हमें क्या पता लगाना है, पहले ये देखते हैं मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट एनर्जी। तो पहले मुझे ये पता लगाना है आयनेशन एंथैल्पी जो है वो हाईएस्ट किसकी है, पहले मुझे ये पता लगाना है, फिर मुझे पता लगाना है कि लोएस्ट किसकी है। ठीक है जी, तो चलते हैं फिर पता लगाते हैं। देखो कैसे पता लगाएं, देखो आयनेशन एंथैल्पी डिपेंड्स एवरीथिंग ऑन साइज। ठीक, अब जो साइज है वो नीचे जाते जाते साइज बढ़ता है। अब जब नीचे जाते जाते साइज बढ़ रहा है तो हाईएस्ट निकालनी है, तो ऐसे साइज घटता भी है, ये भी याद रखना है आप सभी ने। तो हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सबसे छोटा है। पहले तो ये पता लगाओ, तभी हमें हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी मिलने वाली है। अब ये मैं तुम्हें बता दूं, ये प्रॉब्लम ना ये ग्रुप 13 की प्रॉब्लम है। पहले तो 13 की प्रॉब्लम क्या है कि इनके साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। क्यों स्मॉल होते हैं, इनके अंदर बहुत एनॉमलीज है। आप इनका ऑर्डर चेक करोगे आयनेशन एंथैल्पी का, बिल्कुल एब्रप्ट ऑर्डर है, पहले कहीं ब्रोमीन पीछे आ रहा है, कभी इंडियम आगे आ रहा है। तो इसका एक केस ऐसा होता है जहां पर इंडियम की जो आयनेशन एंथैल्पी है वो इस केस में हाईएस्ट आती है, याद रखना। ठीक है, इस ग्रुप का ही एक प्रॉपर्टी है कि इंडियम की जो आयनेशन एंथैल्पी है वो हाईएस्ट आती है, ये ध्यान रखना बच्चों, ये बड़ा काम का है। ठीक है, और यहाँ एक जनरल स्टेटमेंट है, लोएस्ट चेक करनी है। तो लोएस्ट किसकी चेक करोगे सर, ऊपर से नीचे आते आते, ऊपर से नीचे आते आते सिलिकॉन से जर्मेनियम में सबसे बड़ा क्लेश पड़ता है। क्या कलेश पड़ता है जर्मेनियम के अंदर आते आते, क्योंकि जर्मेनियम में सबसे पहली बार इनर्ट पेयर इफेक्ट लॉन्च होता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने सबसे टफ होते हैं पहले। नीचे जाते जाते क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है, नीचे जाते जाते 4f 5f आ जाते हैं, उनकी शील्डिंग पुअर है, इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करते हैं, पुअर शील्डिंग के चक्कर में आउटर मोस्ट और अंदर की तरफ खींचते हैं। तो यहाँ जर्मेनियम वो आंसर है जिसकी आयनेशन एंथैल्पी जो है वो लोएस्ट साउंड कर रही है। ठीक है, अब आते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे। याद रखना जर्मेनियम तक की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 बहुत मैटर करती है, नीचे जाते जाते +2 हो जाती है। तो जर्मेनियम के बारे में अगर बात करोगे तो +4 साउंड करता है। और इंडियम सेम 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 प्रॉब्लम जो वहां फेस करते हैं, नीचे आते आते इनर्ट पेयर इफेक्ट के चक्कर में गैलियम तक तो +3 सेटल है, इंडियम तक +1 जीत जाती है बच्चों। तो यहाँ पर इसके लिए +1 है। अब उसने किसको पहले पूछा है, उसने भाई बोला है हाईएस्ट वाली पहले है, तो हाईएस्ट वाला कौन निकला है, इंडियम निकला है। इंडियम एज +1, इंडियम +1, ये बंदा +4, तो आंसर +1 +4 क्लियर नजर आ रहा है। ये कंफ्यूजन होगी बहुत, +4 +1, तो रिस्पेक्टिवली पढ़ लेना भाई, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन यार ये तो बच्चे आराम से कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस, इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो इन तीनों में बाकी सब छोड़ो, पहले तो चेन जीत जाएगी, क्योंकि चेन के अंदर सबसे जल्दी डीलोकलाइजेशन, ये वहां गया यहाँ गया, तो ये कार्बोकेटाइन सबसे बढ़िया स्टेबल है। तो पहले तो इसको जिताना ही जिताना है, जो मर्जी हो जाए। तो तुम ऐसा ऑप्शन तो पहले ढूंढो जिसमें सी सबसे पहले हो। तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो थर्ड दिख रहा है या फोर्थ दिख रहा है, इसमें सी जीत रहा है। ठीक है जी, उसके बाद याद रखो तीनों फिनाइल, तीनों फिनाइल, तीनों फिनाइल, तीनों फिनाइल, तीनों फिनाइल, तीनों फिनाइल हर हाल में इसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो तुम ऐसा ऑप्शन जिताओगे, ऐसा ऑप्शन जिताओगे जहां पर बढ़िया सा फिनाइल लगा हुआ है। तो यानी कि सी के बाद एक आंसर है, सी के बाद एक आंसर, फोर्थ में तो खत्म करो इसको, कुछ है ही नहीं पढ़ने में उसमें। यहां आ जाओ, द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विद एक्वस NaHCO3 सॉल्यूशन आर। अब भाई कौन एक्वस NaHCO3 के साथ CO2 रिलीज करेगा, तो पहले तो जानो भाई NaHCO3 का जो खेल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब COH कार्बोक्सिल के साथ आराम से जाते हैं, और ब्रिस्क एफरवेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता ही होता है। बेटा मैं एक बार कलर चेक कर लूंगा, येलो में दिक्कत तो नहीं आ रही देखने में, एक मिनट जरा, कोई डार्क कलर एक बार चूज कर लेते हैं, रुको कोई बात नहीं। चलो, अब OH भाई, OH नहीं, वो ये जल्दी नहीं करता, क्योंकि ये एसिडिक तो है लेकिन उतना एसिडिक नहीं है कि फटाफट NaHCO3 से
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर पाए, है ना। लेकिन ये है कि जब तीन तीन नाइट्रो ग्रुप आ जाते हैं तो इसकी एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, तो ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर पाता है। ये तो क्लियर CO2 कर पाएगा, ठीक है। फिर से वही कहानी है, जब हमारे पास कुछ ऐसी चीज अवेलेबल होगी, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने का चांस है। उसने पूछा क्या, एक मिनट रुकना। द कंपाउंड दैट प्रोड्यूसेस CO2, द कंपाउंड दैट प्रोड्यूसेस CO2 विद द एक्वस NaHCO3 R। ओके, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन निकल के सामने आ रहा है एक बार देखना। क्लियर नजर आ रहा है भाई, ये तो करेगा ही करेगा, ए के हर हालात में CO2 निकलेगी, है ना। बी केस में दिक्कत है कि फिनॉल इतना बढ़िया एसिड नहीं है, तो ये नहीं कर पाएगा, ये तो याद रखना। ये तो मतलब हर हाल में ही ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसका फेयर चांस है, क्योंकि NO2 ने इसकी एसिडिटी को बढ़ा दिया तो ये कर पाएगा, है ना। ये बेटा इसकी एसिडिटी घटा रहा है तो ये नहीं कर पाएगा। तो हमें कौन कौन नजर आ रहे हैं, ये CO2 कर पा रहा है, ठीक है, ये नहीं कर पा रहा, ये विड्रॉइंग ग्रुप ने जिता दिया। ये तो जनरली जीत जाएगा, क्योंकि CO2 तो मतलब COH तो करेगा ही करेगा, ये नहीं कर पाएगा। तो कौन कौन जीता भाई, ACD, है ना। हाँ तो क्लियर है, ACD जीतेगा सर 33 में। आ जाओ आगे फटाफट। नेक्स्ट है सर अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशंस, which of the following oxidation reactions are carried out by the both K2Cr2 and KMnO4 in the acidic medium। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा है, फटाफट क्लियर करते हैं, आओ जरा मेरे साथ बच्चों। K2Cr2O7, K2Cr2O7 I- को I2 में चेंज करता है, ये भी करता है और ये भी करता है, ठीक है जी। मतलब ये दोनों करते हैं, क्लियर है। S-2S दोनों करते हैं, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है NCERT में। C पार्ट दोनों करते हैं, Fe+2 Fe+3 दोनों करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। I- और IO3- ये सिर्फ एक बंदा करता है, वो भी एल्कलाइन में, वो है KMnO4, ठीक। और ये भी बंदा सिर्फ एक ही करता है, तो क्लियर हो गया, ABC करते हैं तो खत्म बात, खत्म क्वेश्चन। आओ नेक्स्ट, आओ नेक्स्ट, आओ नेक्स्ट, आओ। 70th क्वेश्चन ये कहता है जी, डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट रिएक्ट विद द 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। बहुत आसान है ये बात। तो आप लोगों को ये बात सिंपली याद रखनी है कि जब भी हमारे पास ये डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, हमारी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डी ग्लूकोज पेंटाएसिडेट के साथ हर हाल में रिएक्ट करता है बच्चों। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, इस पे तुमने क्वेश्चन उठाना ही नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अगला है जी, स्टार्च ऑन हीटिंग with the concentrated sulfuric acid at 100 डिग्री सेल्सियस and 2 to 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर प्रोड्यूसेस ग्लूकोज। नहीं भाई नहीं, ये तो इतनी कंडीशन में जाने की नीड ही नहीं है। ये तो अगर चाहो तो स्टार्च तो थोड़ा सा भी अगर काम, उसका तो हाइड्रोलिसिस ही ये काम कर देगा, इतना बड़ा कोई सल्फ्यूरिक एसिड लेने का चांस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं लग रही भाई, ये पूरा तरीके से ट्रू लग रही है। तो कहाँ लिखा हुआ है बोथ 1 and 2, स्टेटमेंट 1 is false and 2 is true, स्टेटमेंट 1 is true but स्टेटमेंट 2 is false। डी ग्लूकोज जो है पेंटा एसीटेट से रिएक्ट करता है विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। एक मिनट रुको यार, रुको, इसको रीचेक करना पड़ेगा एक बार। डी ग्लूकोज जो है वो पेंटा एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है, ये तो ठीक है, ठीक है। पेंटा एसीटेट रिएक्ट्स विद, ओके 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 ओके, मतलब ये कह रहा है कि जो आपके पास ये जो डी ग्लूकोज जैसे वो नहीं होता, ग्लूकोज की जो चेन होती है, उसका जो पेंटा एसीटेट बनता है, मतलब ये सॉरी C-OH वाला पेंटा एसीटेट, ये आगे जाके 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल के साथ रिएक्ट करता है। ये तो सिचुएशनल भाई, इसके लिए एक बात सोचनी पड़ेगी आप सभी को। क्या सोचना पड़ेगा, एक बात ध्यान रखना, ये जो जब ये पेंटा एसीटेट बना देता है ना, तब जब ऊपर डबल बॉन्ड और O बनता है तो वो फ्री कार्बोनिल नहीं होता, तो वो 2,4 DNP टेस्ट शो नहीं करेगा। तो ये तो गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है, तो ठीक है। और दूसरी चीज, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, देखो हाइड्रोलिसिस करने के लिए अगर आप स्टार्च को तोड़ना चाहते हैं, तो मैं एक बार कंडीशन को नहीं चेक कर रहा, ठीक है। आप सल्फ्यूरिक एसिड रखो, आप कोई भी H+ देने वाली चीज रखो, वो स्टार्च को तोड़ने में एलिजिबल है। तो टूटता तो है, ये तो समझना पड़ेगा, कंडीशनल यहाँ पे बहुत मतलब रेयर केस है। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टेटमेंट पूरे तरीके से ठीक लग रही है। और ये डी ग्लूकोज जब पेंटाएसिडेट बना लेता है ना, मैं एक बार कंपाउंड बताऊं तो मेरे को, 1 2 3 4 5 6 ऊपर CHO होता है, यहाँ पर पेंटाएसिडेट बन चुका होता है, CH3 O के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, ये यहाँ सब जगह होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये लास्ट वाला CH2OH इसको छेड़ना नहीं है। तो ये पेंटाएसिडेट बन चुका होता है उस केस में, और पेंटाएसिडेट बनने के बाद ये कार्बन फ्री कंसीडर नहीं होता, इसलिए 2,4 DNP टेस्ट यहाँ पे मुश्किल है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, दिक्कत वाला केस है सर ये। तो इसमें याद रखो भाई, ये स्टेटमेंट ऊपर वाली फॉल्स साबित हो रही है, नीचे वाली ट्रू साबित हो रही है, तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो कौन सा है सर स्टेटमेंट,
हाँ तो ठीक है ना, फिर 2 आंसर दे दो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आओ नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है सर। आओ। ये भाई न्यूमेरिकल टाइप शुरू हो गए हैं अब, ये 71 से ऑनवर्ड्स ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं। तो आओ इंटीजर टाइप क्वेश्चन, मतलब ये इंटीजर आंसर निकालना है अपने को किसी भी तरीके चल के, और इंटीजर आंसर निकालने के लिए ज्यादा नहीं सोचना, पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो मुझे ग्राफ नजर आ रहा है, इसको वर्कआउट करेंगे। अभी ये डेबाय हक्केलॉन साइकिल से निकला हुआ इक्वेशन है, जिसमें ये मोलर कंडक्टिविटी और ये c रेज़ टू द पावर हाफ वाला कॉन्सेप्ट है। तो पढ़ते हैं आराम से, और पढ़ते हैं पहले। कह रहा है इफ फॉर द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज 100 ओम्स। हायर कॉन्सेंट्रेशन पे 100 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलो ध्यान रखना, कहता है वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी वाला ग्राफ है, जिसको हम डेबाय हक्केल ऑन साइकिल इक्वेशन में पढ़ा करते थे, ठीक है सर। अब ये कह रहा है जी, पहले तो ध्यान रखो, क्वेश्चन कह रहा है जी इफ फॉर द हायर कॉन्सेंट्रेशन रेजिस्टेंस इतना है, हायर कॉन्सेंट्रेशन पे रेजिस्टेंस इतना है, और देन द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, सेम सेल मतलब सेल कांस्टेंट सेम होगा, डाइल्यूटेड के लिए एक्स निकालना है। तो हायर के लिए रेजिस्टेंस दे रखा है, लोअर के लिए रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे करोगे, ध्यान दो। सबसे पहले तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ऐसे सोचो, कापा इज इक्वल टू होता है जी इंटू जी स्टार, ठीक है। कापा इक्वल टू होता है सर 1/r इंटू जी स्टार। तो दिख गया सर, जो कापा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर मैं ठीक करूं इससे, तो के मतलब कंडक्टिविटी डाइल्यूटेड वाले केस की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस डाइल्यूटेड वाले केस का। अगर मैं इनको सेटल करूं तो मुझे दिखेगा, मतलब मैं डाइल्यूटेड वाला केस अपॉन कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस, और ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास आएगा रेसिस्टेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड और फिर रेसिस्टेंस ऑफ डाइल्यूटेड। देखो नोटिस करो, अभी भी ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये नजर आने वाला है हम लोगों को, ठीक है। अब तुम एक बार नोटिस करो, जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है लैम्डा एम कापा इंटू 1000 अपॉन में सी, है ना। तो अगर मैं कापा की वैल्यू निकालता हूँ, केडी की वैल्यू निकालता हूँ, तो केडी की वैल्यू होगी लैम्डा एम डी वाला, मतलब डाइल्यूटेड वाला, इनटू में कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूटेड वाली, नीचे के सी लैम्डा एम कौन सा वाला, कॉन्सेंट्रेटेड वाला, इनटू कॉन्सेंट्रेटेड वाला कौन सा सर, कॉन्सेंट्रेशन कौन सी वाली सर, कॉन्सेंट्रेटेड वाली, ठीक है सर। और आर सी अपॉन आर डी, देखो डी का मतलब है डेंसर वाला, सॉरी डी का मतलब है डाइल्यूटेड वाला, और आर सी कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड वाला। तो आप ध्यान रखेंगे ये आर सी है और नीचे आर डी है सर, ठीक है। आ जाओ चलें अब सॉल्व करें। लैम्डा एम डाइल्यूटेड वाला, सर याद रखना जैसे जैसे इस तरफ आते हैं डाइल्यूशन बढ़ता है, और ये जो वैल्यू है अगर हम सी डी को देखें तो ये रूट अंडर रूट की वैल्यू है, तो सी डी डाइल्यूटेड वाला कितना हुआ 0.1 का स्क्वायर सर। तो लैम्डा एम चाहिए 0.1 वैल्यू, तो दैट इज 150, तो 150 इंटू 0.1 का स्क्वायर, ठीक है सर, डिनोमिनेटर। लैम्डा एम दूसरे वाला कौन सा सर, देखो 0.1 पे 150 है, तो 0.01 पे 100 है, तो 0.15 पे 100 है, ठीक है सर, ये हो गया। अब आरसी कॉन्सेंट्रेटेड वाला निकालना है, और हमें इसको आप क्या कीजिए बेटा, अब यहाँ ध्यान दो जरा एक बार, यहाँ पे क्या कहानी है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है डाइल्यूटेड है बेटा, उसने हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला दे रखा है 100, और हमें कौन सा निकालना है, डाइल्यूटेड वाला निकालना है, डाइल्यूटेड वाला आर डी निकालना है सर हम लोगों को, ठीक है। आ जाओ ट्राई करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले सर कैलकुलेशन कर लें इसकी एक बार, 150 इंटू 0.1 का स्क्वायर कितना हो गया, नीचे 100 आ जाएगा एक और, है ना, एक 100 पहले से, एक और 100 आ गया, 0.1 को 15 इंटू 15 लिख लो, स्क्वायर करोगे नीचे 4 जीरो आ गए सर, ये 4 जीरो इस 4 जीरो से कैंसिल हो गए, ठीक है। एक 15 इससे 10 पे कर दो, ठीक है भाई, और उससे 100 ने अभी नीचे आना है, ठीक। अब अपने पास क्या बचता है, अपने पास बचता है स्टोरी लाइनअप में, यहाँ बचा 10, नीचे बचा 15, और उधर बचता है सर 100 अपॉन आर डी, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, ये जीरो कैंसिल हुआ, तो मल्टीप्लाई करके अपने पास आर डी आ जाएगा सर 150, बढ़िया। तो यानी कि इसका x का आंसर 150 है। ये डिराइव करना मुश्किल है, इट टेक्स टाइम। चलो नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स शोज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है जी, कार्बन इतना है, सीएल इतना है, हाइड्रोजन इतना है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, अरे यार इससे आसान क्या पूछते हो, एम्पिरिकल फार्मूला मांग लिया भाई ने। तो कार्बन कौन कौन है सर, क्लोरीन,
हाइड्रोजन, कार्बन का मोलर मास होता है 12, इसका 35.5, हाइड्रोजन का होता है सर 1। मोल्स निकालने चलते हैं, ठीक है। गिवन मास कितना है 14.5 डिवाइड बाय 12 है ना, इसका कितना है 64.46 डिवाइड बाय 35.5, ठीक है जी। हाइड्रोजन का 1 बाय 1 सॉल्व करना पड़ेगा सर। 14.5 डिवाइड बाय 12, देखिए सर 12 1 जा 12 आ रहा है सर, 3.5 आ गया तो 2 पे जाएगा 24, 3 पे जाएगा नहीं। अगर चाहो तो अप्रोक्सीमेटली वैसे 3 के आसपास जा रहा है तो 1.3 ले सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट है सर जी 64.46 डिवाइड करना है 35.5 से, तो अगर तुम यार डेसिमल हटा लें, 6446 अपॉन 35.5, पॉइंट हटाया नीचे 2 0 तो 1 0, तो 355 और ऐसी कर लो यार तुम। देखो 2 पे भेजते हैं, 2 पे भी कैसे चला जाएगा ये, 1 पे जाएगा पहले तो, 1 पे गया 35.5 है ना, कितना बचा सर, 4 में से 5 गए 9 रह गया सर, 9 में से 13 में से 5 गए, कितना रह गया सर 8 रह गया सर, और ये रह गया सर 5, 5 में 3 2 रह गया सर, डेसिमल लगा चुके सर 6 आ गया, तो कितने पे भाई, यही डेसिमल लगा दो, कितने पे भाई, फिर से 1.1 अप्रॉक्स आ रहा है भाई, और ये है ही 1, है ना। तो अपने पास क्या लाइनअप बनता है, अपने पास Cl रेशियो 1, सॉरी रेशियो हाइड्रोजन सारे 1:1 आ रहे हैं, यार ये ऊपर होना चाहिए था, इसका आंसर मेरे को गलत लग रहा है, 28.9 है मेरे ख्याल से। तो ये 35.5 को आप अगर 7 से भी करते हो तो 35 35 और 3 38, 37 24, हाँ यार ये ऊपर आएगा आंसर। 35.5 लेट्स डिवाइड दिस बाय 8, तो 40 44 24 और 28, हाँ तो 284 दे तो 1.8 आ रहा है बेटा, ये 1.8 आ रहा है, सॉरी। अगर ये 1.8 है तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। देखो ऐसे केस में क्या करोगे, पहले 1.3 को सबसे डिवाइड करोगे, 1.3 1.3 और अरे 1 से करेंगे सॉरी, तो ये 1.3 आ रहा है सर, ये 1.8 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। तो एक काम करते हैं भाई लोगों, पॉइंट हटाया नीचे, इसको कर दो 10, या एक काम और कर सकते हो बच्चों, आप लोग इसको नियरेस्ट इंटीजर 1 ले लो, इसको नियरेस्ट इंटीजर 2 ले लो, इसको नियरेस्ट इंटीजर 1 ले लो, बहुत है, ठीक है। तो C1 Cl2 और H1 बहुत है, तो हमें क्या चाहिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास चाहिए, तो इसका मास निकालो, कितना आता है सर 12 आया, क्लोरीन का 71 और इसका 1, कितना आंसर हुआ सर 12 13 प्लस 71, दैट विल मेक इट 4 एंड 8, और कह रहे हैं इंटू 10 की पावर -4 है ना, -1 है सॉरी, तो 84 है, अगर 10 की पावर -4 करते तो 8.4 आंसर हो जाएगा सर। क्या ही मार है सर, 7 मतलब इजी खेल हो गया है तो, है ना। अरे 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 अरे, पंगा पंगा पड़ गया। देखो भाई दिक्कत ये आ रही है कि इन सबका आंसर 400 नहीं है, इनका आंसर तो रेस्ट ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा भाई। आओ रुको 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 रुको, कहानी में ट्विस्ट है। अभी इनको ऐसे ही रखो, 1.3 1.8 ये सब ऐसे ही रखो। 1 पॉइंट मैंने यहाँ से, मेरे को यहाँ से आया है कि भाई को दिक्कत है इसमें, और ये 1 है ना। तो क्या करें सर, क्या करें क्या करें, ऑक्सीजन भी उठाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना आया 64.46 64.46 14.5 और 1.8, तो 6 8 13 4 17 4 4 8 9 10 0 1 6 7 8 80.76, तो 80.76 पे कितना बचा सर 19.24, तो बोलो मैं 16 है, 19.24 इसको डिवाइड बाय 16 करेंगे तो सर 19.24 डिवाइड बाय 16 किया था, 16 बन जा 16, आंसर आया सर 3.2, 2 पे गया सर 32, बस बहुत है, 1.2 बहुत है इसका आंसर, तो ये आ रहा है सर 1.2, ठीक है जी। तो अब इसको फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा, बात हो मेरे साथ, हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं सर, ये नंबर्स आ रहे हैं ये, और इन नंबर्स के बारे में आपको बता दूं मैं, ये भाई आपस में रिड्यूसिबल हैं, काफी हद तक रिड्यूसिबल हैं, तो मैं इसको 1.2 ही मान लेता हूँ, ठीक, और सबको 1.2 से डिवाइड कर देता हूँ तो कहानी बहुत इजी हो जाएगी। देखो ये 1.2 से, ये 1.2 है, ये 1.8 है, ये 1 है,
1 भी क्यों है, ये भी तो 1.8 है, परसेंटेज 1.8 है इसकी, तो ये भी 1.8 है और ये बंदा 1.2 है। तो एक काम करते हैं भाई, सबको 1.2 से डिवाइड करो पहले। ये 1 हुआ, ये 3/2 हुआ, ये भी 3/2 हुआ और ये 1 हुआ। सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:3:3:2। शुक्र है चेक कर लिया। ठीक है, तो आओ जरा, कार्बन का डबल किया मतलब इसका मोलर मास निकालेंगे। क्या आया फॉर्मूला, C2Cl3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 2। आओ भाई 24 और Cl को 35.5 को 3 से करेंगे, 106.5, हाइड्रोजन 3 32.5, 6 4 10, 10 5 15, 3 2 6, तो भाई 165.5 आ रहा है। तो और इसमें भी, अरे इसमें भी 10 की पावर -1 लगाना है, तो 16.55 आंसर है इसका। भाई यही तंग करते हैं पेपर में यार, यही तंग करते हैं। चलो कोई नहीं, बढ़िया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, फिर मैं इसको रब करके सॉल्व करूंगा बेटा। आगे 1 सेकंड देना मुझे। बच्चों को कैसे देखो, क्लोरोबेंजीन जो आपके पास अवेलेबल है ना, ये जो क्लोरोबेंजीन अवेलेबल है, इस क्लोरोबेंजीन के अंदर तुम लोग क्या करो, Mg ड्राईथर। भाई मेरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड अगर तुम डाल देते हो तो फिक्स होता है ये बंदा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। मैं बहुत बार क्लास में लर्न करा चुका हूँ, ग्रिग्नार्ड में कार्बन डाइऑक्साइड सीधा कार्बोक्सिलिक है। और Br2 NaOH करने का मतलब पता है क्या होता है? और एक सेकंड, अमोनिया और हीट भी है। तो भाई इसको अगर तुम अमोनिया और हीट करते होते तो अमाइड हो गया, C डबल बॉन्ड O NH2, ये बंदा अमाइड हो गया। और अगर तुम इसका Br2 और NaOH कर रहे हो तो हॉफमैन ब्रोमाइड से ये भी गया, ये बंदा एनिलीन बन गया। तो ये तो पहले क्लैरिटी मिलती है कि ये जो पूरा कंपाउंड खत्म हो रहा है ये बंदा एनिलीन है। ठीक है सर, तो ये तो खत्म हुआ, पहले बी कंपाउंड समझ में आ गया जी, दैट इज एनिलीन। अब आओ आगे क्या चाहता है वो चाहता है सर 11.25 मिलीग्राम ऑफ द क्लोरोबेंजीन। मतलब अगर तुम इसका 11.25 मिलीग्राम लेते हो तो कितना बी कंपाउंड बनेगा। बच्चों देखो, इस केस में कोई बैलेंसिंग की टेंशन नहीं है, ये 1 मोल है तो ये 1 मोल प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ना चेन घटी है ना चेन बढ़ी है, कुछ नहीं हुआ, तो 1 मोल प्रोड्यूस करता है। तो पहले तो तुम ये बात जानो कि C6H5Cl ने जनरेट किया है C6H5NH2, इनके मोलर मासेस निकाल लो पहले। ठीक है, C6H5 12 हो गया जी, 5 हो गया जी, 35.5 हो गया। तो उसने भी ठीक ही दिया, 11.25 दिया, 112.5 आ रहा है। तो इतने ग्राम क्या जनरेट करेगा सर, इस पे भी आ जाओ। 72 5 14 2 कितना आ रहा है सर, 5 9 5 4 9 9 4 13 और 7 8 9 93 आ रहा है सर, है ना। बढ़िया, चलो 93 ग्राम आ गया इसका। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसा बनाने के लिए पहले 10 से डिवाइड किया, इधर भी 10 से डिवाइड किया, है ना सर। तो ये 11.25 ग्राम है और वो बंदा 9.3 ग्राम है। अब दिक्कत ये है, उसने भाई ने मिलीग्राम बोला है, तो मिलीग्राम मतलब 1000 से डिवाइड, हाँ, और ये भी 1000 से डिवाइड। तो इसके मिलीग्राम कितना जनरेट कर रहे हैं सर, 9.3 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा यहाँ पे। उस भाई ने 10 की पावर -1 लगाया है, तो हम क्या करें, दोबारा पढ़ने देंगे मुझको। 11. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको चेक कर लूंगा दोबारा। 72 5 जनरेटर 4 और 2, ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 की पावर -1 पे लाना है तो तुम क्या करोगे, 10 की पावर -1 लाने पे दो ऑप्शन क्रिएट होते हैं। दो ऑप्शन क्रिएट होते हैं, आप इसको मिलीग्राम में चेंज कर दो, मिलीग्राम में चेंज करके यही आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसने क्या करा है बेटा, मिलीग्राम और फिर 10 की पावर -1 मांगा है। तो एक काम करते हैं, अपना आंसर आ रहा है 9.3 मिलीग्राम। अब अगर 10 की पावर -1 और चाहिए तो एक और 10 से नीचे जाएगा, तो पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 जाएगा, ऊपर -1 हो जाएगा, तो 93 इंटू 10 की पावर -1 मिलेगा। बहुत बढ़िया, तो 93 आ गया भाई इसका। चलो आगे, नेक्स्ट है जी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन आओ एक बार पढ़ लें। फॉर्मेशन एंथैल्पी मतलब कुछ साउंड कर रहा है थर्मोडायनामिक्स में। फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ डेल्टा HF for HOR this respectively at इतने kelvins, delta F naught for H2O is इतना at same temperature, the average bond enthalpy of the OH bond in the water will be। ओके सर, बढ़िया सॉल्व करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आगे चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार पहले। बढ़िया, मैं अब कर रहा हूँ इसको, आ जाओ।
तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए जरा। पहले तो उसने कहा है कि जी फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच एफ नॉट और एच दे रखी है सर। देखो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ एच का मतलब क्या है, देखो हाइड्रोजन से तुम एच बनाओगे और एक फॉर्मेशन एंथैल्पी है तो एक मोल बनाओगे, तो ये रिएक्शन दे रखा है और इसकी वैल्यू है सर, डेल्टा एच की वैल्यू इसकी 220। फाइन सर। फिर 250 किलो जूल पर मोल है और वो किसकी है सर, ऑक्सीजन की। तो मतलब तुम ये करोगे हाफ ऑफ O2 की वैल्यू दे रखी है सर वो बनाने की, दैट इज सर कितनी, दैट इज भाई हाँ 250, हाँ एट 295। अब वो कह रहे हैं डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ एफ H2O की डायरेक्ट दे रखी है, तो H2O के लिए क्या करो बच्चों, H2 प्लस O2 गिव्स मी H2O। ठीक है, इसकी दे रखी है और इसका एक मोल बनाना है, तो एक मोल बनाने के लिए इसको हाफ लगा दो बेटा आप सभी। और डेल्टा एच इसका भी दे रखा है, दैट इज -242 किलो जूल्स पर मोल। फाइन सर। अब वो कह रहा है एवरेज बॉन्ड थेरेपी इसकी कितनी होगी, तो तुम एक काम करो ना, हम नॉर्मल चलते हैं। तो मुझे एक बात हो, इसमें से अगर बॉन्ड एंड थेरेपी वाले कॉन्सेप्ट पे चलना ही है ना, तो बॉन्ड एंड थेरेपी वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा नॉट होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, बैलेंस्ड रिएक्शन है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो क्या करोगे, अपने को बॉन्ड एंड थेरेपी चाहिए पहले एच की, ठीक है, जो भी एच की वैल्यू होगी इसको तोड़ने के लिए जो भी वैल्यू चाहिए होगी, प्लस में अपने को चाहिए हाफ ऑफ O2 के लिए। ठीक है जी, लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड होता तो माइनस में हो गया सर 2 बार OH, क्योंकि H2O तोड़ोगे तो 2 बार OH टूटेगा। फाइन। अब ये दे रखा है सर कितना है, -242 है जी। ठीक है जी, H से देखो एक मोल के लिए चाहिए, मतलब H तोड़ने के लिए चाहिए, तो इस H के लिए एक मोल के लिए चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि हाफ H2 कितनी है, तो ये ट्वाइस ऑफ 220 होगा यहाँ पे। पहले तो हाफ O2 की डायरेक्ट दे रखी है तो ये 250 एग्जैक्ट जाएगा, -2 ऑफ इसको x मान लो भाई, बस सॉल्व करना है ना। तो -242 ये हो गया सर 440 प्लस में 250 -2x, -242 यही रहने देते हैं सर, ये हो गया 600 690 है ना, माइनस में 2x, तो 2x को यहाँ ले जाओ, 690 प्लस में 242 देखते हैं क्या आता है सर, ये आ गया सर 2 9 4 13 6 2 8 1 9, 2x इसको 2 से कर लेते हैं सर, नहीं 4 पे क्या तो 1 बचा ना, हाँ तो 6 हुआ, x की वैल्यू आ रही है 466 ग्राम्स, मतलब ग्राम्स नहीं, ग्राम पर मोल, हाँ ठीक है, एंथैल्पी है ना। एक मिनट रुक जाओ, फिर भी एक चीज नजर मार ले। द फॉर्मेशन थेरेपी ऑफ डेल्टा एच और एच एंड ओआर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली एट 290 ग्राम, द डेल्टा फॉर H2 इज इतना एट सेम टाइम द एवरेज बॉन्ड थेरेपी दिस, तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, बढ़िया बढ़िया डन सर। 466 है इसका आंसर, 466 ग्राम पर मोल। चलो भाई मजा आ गया। एक बार तुम देखो मैंने समझाया है इसलिए मेरा लेक्चर 1 घंटे से ऊपर निकल गया है ना। आप लोगों को कोशिश करनी है इसको थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड करके सॉल्व करो। मिलते हैं अगले पेपर पे बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।